जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आपका स्वागत है अपने चैनल A&S GKGS रिसर्च एकेडमी में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके चैनल पे क्लास 6 to 12th का NCERT कवर कराया जा रहा है, जिसमें आज हम क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक के बारे में, यानी कहे तो दिल्ली के बारे में इसमें जानेंगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में, इसमें शासन करने वाले शासकों के बारे में, यानी दिल्ली पर शासन करने वाले शासकों के बारे में जानेंगे। तो चैप्टर 2 जब हम देखे थे तो उसमें हम विभिन्न राजवंशों का उदय देखे थे, जिसमें हम देखे थे गुज्जर प्रतिहार वंश के उदय के बारे में, उसके बाद राष्ट्रकूट के उदय के बारे में, उसके बाद कहे तो देखे थे पाल वंश के बारे में, चोल वंश के बारे में। यानी जब विभिन्न राजवंशों का उदय हुआ था तो उसमें दिल्ली का चर्चा नहीं किया गया था, यानी कहे तो जो उस समय के जो राजवंश थे इन सभी का केंद्र दिल्ली नहीं बताया गया था, राजधानी दिल्ली नहीं बताया गया था। तो उसी में आज हम जानेंगे दिल्ली के बारे में, यानी कहे तो उस समय दिल्ली की चर्चा नहीं थी, लेकिन 12वीं शताब्दी जब आई तो दिल्ली एक प्रमुख केंद्र बन गया, यानी कहे तो एक व्यापार का केंद्र बन गया और भी विभिन्न चीजों का केंद्र बन गया। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो जिसमें हम जानेंगे जब 12वीं शताब्दी आई थी तब तोमर जो राज्य था, यानी कहे तो राजपूत वंश का जो राजधानी की बात करेंगे तो वो दिल्ली बताया गया था। तो उस समय 12वीं शताब्दी में एक चौहान वंश था, यानी हम पिछले वीडियो में भी चौहान वंश के बारे में बताए थे, लेकिन उसका भी जो केंद्र था यानी शासन क्षेत्र था वह दिल्ली के आसपास के अजमेर का क्षेत्र बताए थे। तो वही यानी कहे तो चौहान वंश और ये तोमर वंश, यानी कहे तो तोमर वंश या राजपूत वंश कहे तो उस समय दिल्ली का राजधानी तोमर वंश ने अपने शासक क्षेत्र के बारे में बताए थे। तो 12वीं शताब्दी में इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, यानी कहे तो तोमर वंश और चौहान वंश के बीच। तो चौहान वंश के जो शासक थे वह तोमर वंश के शासकों को हरा दिया था, यानी कहे तो युद्ध में वो पराजित हो गए थे। तब तोमर वंश और राजपूत वंश का जो राज्य काल था वह वाणिज्य के रूप में दिल्ली को बताया था, यानी कहे तो व्यापार के लिए वह अत्यधिक विस्तृत केंद्र बताया था, यानी कहे तो जो वाणिज्य का अर्थ होता है वह व्यापार के उद्देश्य से लाभ कमाना, यानी वाणिज्य लाभ कमाने का एक उद्देश्य बन गया, यानी दिल्ली बन गया। तो उसके बाद सल्तनत की स्थापना हुई, यानी कहे तो 13वीं सदी में सल्तनत की स्थापना हुई। उससे पहले हम जानते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, वहाँ विभिन्न जैन व्यापारी रहते थे, यानी दिल्ली में विभिन्न जैन व्यापारी रहते थे। उसके बाद जैन व्यापारी जो थे वह दिल्ली में विभिन्न जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। उसके बाद दिल्ली में ही एक सिक्के ढलाए जाते थे, यानी देहली लाल सिक्के यानी दिल्ली में ही ढलाए जाते थे। तो इन सभी कारणों से दिल्ली एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। तो उसके बाद 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना याद रखिएगा। तेरहवीं शताब्दी में हुई थी, जो राजपूत वंशों के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम जानेंगे दिल्ली जब सल्तनत की स्थापना हुई थी तो उस पर विभिन्न जो राजवंश थे वह शासन किए थे। उसमें हम प्रमुख शासक के बारे में जानेंगे, इसके शासन काल के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम पहले जानते हैं दिल्ली पर शासन करने वाले शासकों के बारे में। तो पहले दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई थी तो उस समय राजपूत वंश द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया गया था। उसमें तोमर यानी राजपूत वंश के एक मतलब तोमर थे। तो तोमर द्वारा आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 शताब्दी यानी ईस्वी तक
उस पर शासन किया गया था। तो तोमर के एक शासक थे अंगपाल। अंगपाल द्वारा 1130 ईस्वी से 1145 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। पहला शासक दिल्ली पर ये राजपूत वंश का था। उसके बाद दूसरा शासन की बात करेंगे तो दूसरा शासन चौहान वंश द्वारा दिल्ली पर किया गया था, जिसका शासन काल की बात करेंगे तो 1165 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक बताया गया है एनसीईआरटी में। तो जब चौहान वंश जो दिल्ली पर शासन किए थे तो उसका शासक की बात करेंगे, यानी चौहान वंश के शासक की बात करेंगे तो उसका शासक था पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने 1175 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किए थे। तो हम पिछले वीडियो में भी चौहान वंश के बारे में जाने थे, जिसमें हम जाने थे पृथ्वीराज चौहान, यानी चौहान वंश के एक शासक थे, शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने तराइन के युद्ध भी जीते थे। यानी 1191 में जब तराइन का युद्ध हुआ था तो मोहम्मद गौरी से इन्होंने फर्स्ट युद्ध में जीता था, यानी कहे तो तराइन पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन वही जब 1192 की बात करेंगे, यानी तराइन की जब दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 ईस्वी में, तब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका शासनकाल था 1175 से 1192। उसके बाद शासक के बारे में, यानी कहे तो तुर्की शासक, जिसे हम गुलाम वंश के भी नाम से जानते हैं। यानी कहे तो जब मध्य युग था तो तुर्की शासन, या कहे तो गुलाम वंश के भी दिल्ली पर अधिकार था। तो उसमें पहले शासक की बात करेंगे तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वह दिल्ली पर 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किए थे। यानी कहे तो गुलाम वंश का दिल्ली पर शासन काल था 1206 से 1290। वही हम उसके शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे तो उसका शासन काल था 1206 से 1210 ईस्वी। तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद इसका गुलाम था, यानी कुतुबुद्दीन का गुलाम था एक शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे। उसका शासनकाल दिल्ली पर करेंगे तो वह 1210 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किए थे। और इन्हीं की बेटी थी रजिया सुल्तान, यानी कहे तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। इन्होंने भी दिल्ली पर शासन किए थे। तो इसका शासनकाल था 1236 से 1240। तो हम रजिया सुल्तान के बारे में आगे जानेंगे, इसके शासन के बारे में जानेंगे। तो अभी हम पहले शासन करने वाले शासकों के बारे में जानते हैं और काल के बारे में जानते हैं। उसके बाद इसका गुलाम बने थे गयासुद्दीन बलबन। तो इसका शासन काल था 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगले वंश की बात करेंगे जो दिल्ली पर शासन किए थे, वह वंश था खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का हम बात करेंगे ये शासन काल की, तो खिलजी वंश का शासन काल था 1290 से 1320 ईस्वी तक। तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद खिलजी वंश के एक शासक थे जलाल उद्दीन खिलजी। इन्होंने दिल्ली पर शासन किए थे 1290 से 1296 ईस्वी तक। और उसके बाद अगला शासक की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी आए। तो अलाउद्दीन जो खिलजी थे वह दिल्ली पर शासन किए थे 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। तो अब अगले वंश की बात करेंगे, यानी दिल्ली पर विभिन्न वंशों ने शासन किए थे। तब जाकर ये शासन किस लिए किए थे? क्योंकि वहां पर व्यापार का केंद्र था, वाणिज्य का केंद्र था और भी विभिन्न प्रकार का केंद्र था। इसलिए सभी वंश के शासकों द्वारा दिल्ली पर शासन किए गए। उसके बाद विभिन्न वंश के राजधानी बनाए गए। तो अब अगले वंश की बात करेंगे तो अगला जो वंश है वह तुगलक वंश की बात करेंगे। तो तुगलक वंश द्वारा दिल्ली पर शासन किया गया था 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। तो इसको भी याद रखेगा। अब हम तुगलक वंश के शासक की बात करेंगे। तो तुगलक वंश का शासक था गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने दिल्ली पर शासन किए थे 1320 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक। तो उसके बाद तुगलक वंश का एक अगले शासक की बात करेंगे तो अगला शासक था मोहम्मद तुगलक। तो इन्होंने दिल्ली पर
1324 से 1351 ईस्वी तक शासन किए थे। अब आगे बात करेंगे, मोहम्मद तुगलक के बाद एक और शासक थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किए थे। वह शासक है फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किए थे। उसके बाद हम फिर अगले वंश की बात करेंगे, यानी दिल्ली पर विभिन्न वंश द्वारा शासन किए थे। तो अगला वंश था सैयद वंश। तो सैयद वंश के हम शासन काल के बारे में जानेंगे। तो सैयद वंश का शासन काल था 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी। उसके बाद इसके विभिन्न शासक थे, यानी भिन्न भिन्न शासक द्वारा इस पर शासन किए गए थे। जिसमें प्रमुख शासक की बात करेंगे तो खिज्र खान था, जिन्होंने दिल्ली पर शासन किए थे 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगला और लास्ट वंश की बात करेंगे तो वो है लोधी वंश। लोधी वंश द्वारा दिल्ली पर शासन किया गया था 1451 से 1526 ईस्वी तक। और इसके शासक की बात करेंगे तो इसका शासक थे बहलोल लोधी, जिन्होंने शासन किए थे दिल्ली पर 1451 से 1489 ईस्वी तक। तो इसी तरह विभिन्न शासकों द्वारा दिल्ली पर इसी तरह शासन किया गया था, यानी विभिन्न समय समय पर शासन किया गया था। तो हम इसी में प्रमुख जो शासक हैं इसके बारे में आगे जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं पहले सुल्तानों के अधीन जो दिल्ली था इसके बारे में हम जानकारी कहाँ से प्राप्त करते हैं। यानी उस समय जो ये शासक थे यानी सुल्तान थे, इनके द्वारा जब दिल्ली पर शासन किया गया था तो उस समय तो हम नहीं थे, तो उसके बारे में हम जानकारी कहाँ से प्राप्त करते हैं इसके बारे में पहले जानते हैं। तो विभिन्न जो सुल्तान थे उसके बारे में जानकारी हम सिक्कों से प्राप्त करते हैं, शिलालेखों से प्राप्त करते हैं। उसके बाद कहे तो स्थापत्य से प्राप्त करते हैं, यानी स्थापत्य कहे या कहे तो भवन निर्माण, यानी कि जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे, यानी क्लास 6 के एनसीईआरटी में बताए थे स्थापत्य निर्माण यानी कहे तो भवन निर्माण, जिसमें हम हड़प्पा के नगरों के बारे में बताए थे, जिसमें विभिन्न प्रमुख भवन बनाए गए थे, जिसके बारे में इतिहासकार उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। वह कैसा नगर था, तो अनुमान लगाया गया था वह विकसित नगर था, यानी उस नगर को देखकर, उसके भवन के नक्काशी को देखकर और भी उस नगर के विशेषताओं को देखकर अनुमान लगाया गया था कि वह एक विकसित नगर था। तो उसी तरह हम दिल्ली के बारे में जानते हैं, स्थापत्य के वजह से भी जानते हैं, यानी कहे तो भवन निर्माण के माध्यम से भी हम जानते हैं दिल्ली कैसा शहर था। तो उसके बाद सबसे प्रमुख बात करेंगे ये स्रोत की, यानी कहे तो स्रोत की, तो वह था इतिहास। इतिहास के माध्यम से भी हम दिल्ली के बारे में जानते हैं। तो अब हम इस इतिहास शब्द के बारे में जानते हैं। इसको हम दो और अन्य शब्दों के नाम से भी जानते हैं, यानी कहे तो तारीख और तवारीख, यानी इतिहास कहे, तारीख कहे या तवारीख कहे तो सब एक ही है। तो हम जानते हैं तारीख का क्या अर्थ होता है, तवारीख का क्या अर्थ होता है। यानी कहे तो तारीख एक वचन के रूप में कहेंगे तो तारीख इतिहास के बारे में हो गया, और बहुवचन के रूप में हम तवारीख का उपयोग करते हैं। तो इन सभी के माध्यम से हम सुल्तानों के बारे में जानते हैं, दिल्ली के बारे में जानते हैं, यानी दिल्ली पर वह किस तरह से शासन करते थे, इन सभी के बारे में जानते हैं। यानी कहे तो इतिहास के बारे में हम सबसे अच्छी स्रोत की बात करेंगे तो वह अभिलेख हो गए, शिलालेख हो गए, स्थापत्य हो गए, इतिहास हो गए, इतिहासकार हो गए, उसके बाद पुरातत्वविद हो गए। इन सभी के माध्यम से हम मध्य युग के बारे में, प्राचीन युग के बारे में जानते थे। उसके बाद जो इन सभी चीजों को लिखने वाले की बात करेंगे, यानी तवारीख या कहे तो इतिहास को लिखने वाले भी राजाओं द्वारा शासक रखे जाते थे, यानी कहे तो लिखने के लिए एक अलग से शासक रखते थे जो इन सभी चीजों को लिखते भी थे, यानी कहे तो राजा के विशेषताओं को भी उस इतिहास में दर्शाते थे, और राजा को दिमाग यानी कहे तो शासन चलाने के बारे में भी बताते थे। इस तरह से शासन चलाइए, इस तरह से किस क्षेत्र पर विकास किया जाए, इन सभी के बारे में राजाओं को इतिहासकारों द्वारा बताया जाता था, और उसके बदले में राजा इतिहासकार को गिफ्ट देते थे, भूमि
करते थे और कर जो वसूलते थे उसमें से भी उनको पैसा देते थे, यानी उनके जीवन यापन के लिए राजाओं द्वारा इतिहासकार को इन सभी चीज दिया जाता था, आर्थिक रूप से मदद किया जाता था। तो इतिहासकार जो थे वह राजाओं को बताया था कि जो शासन करने वाले का एक जन्मसिद्ध अधिकार होता है, उसके बाद लिंग भेद में अंतर बताए थे। तो यानी कहे तो जो राजा थे यानी सुल्तान जो थे मध्य युग के, उसको इतिहासकार शासन चलाने के तरीका को बताता था, जिसमें बताया था जन्म सिद्ध अधिकार, यानी कहे तो जो राजा है उसका जन्म सिद्ध अधिकार है शासन करने का। उसके बाद लिंग भेद में अंतर के बारे में बताया था। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में जानेंगे। तो जन्म सिद्ध अधिकार का अर्थ क्या होता है? तो जन्म सिद्ध अधिकार यानी कहे तो जन्म से ही विशेषता दिया जाता था, यानी किसी शासक का अगर कोई पुत्र जन्म लिया है तो उसको जन्म से ही विशेष अधिकार दिया जाता था, और अगर वह बड़े हो जाएंगे तो उसका राज्य अभिषेक किया जाएगा और राजा के स्थान पर राजा का पुत्र बैठेगा, यानी कहे तो अनुवांशिक पद बताया था शासन करने का। यानी जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे अनुवांशिक पद क्या होता है, तो अनुवांशिक पद के बारे में बताए थे। एक ही परिवार के जो लोग होते हैं बारी बारी से एक ही शासक यानी वंश पर बैठते थे, यानी कहे तो शासन करने के लिए बैठते थे। तो वही हुआ जन्म सिद्ध अधिकार, यानी जन्म से ही उसे विशेष अधिकार दिया जाता था। उसके बाद हम लिंग भेद के बारे में जानेंगे। तो लिंग भेद में स्त्री और पुरुषों में सामाजिक और शारीरिक भेद के बारे में बताया गया था, यानी कहे तो मध्य युग में स्त्री और पुरुष में विशेष भेद बताया गया था। उसमें एक कवि थे, यानी कहे तो मिन्हाज उस सिराज। तो पिछले वीडियो में हम मिन्हाज उस सिराज के बारे में बताए थे। तो वो जो इतिहासकार थे उन्होंने बताया था कि जो ईश्वर जो है वह स्त्रियों को समाज में एक मुख्य विशेष दर्जा दिया है, यानी कहे तो पुरुषों के अधीन रहने के लिए, यानी स्त्री जो है वह पुरुष के अधीन रहेगी, उसको मतलब शासन आर से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसी के बारे में बताए थे, यानी कहे तो लिंग भेद का अंतर है, स्त्री और पुरुषों में अंतर। तो यही तो उसी में एक मतलब कहे तो सुल्तान थी रजिया सुल्तान, यानी मध्य युग में शासन करने वाली यानी दिल्ली पर शासन करने वाली एक रजिया सुल्तान थी। इसी के बारे में मिन्हाज उस सिराज ने बताया था कि यह शासन नहीं करेगी, इसको पुरुषों के अधीन रहना है। तो रजिया जो सुल्तान थी वह दिल्ली पर शासन की थी 1236 से 1240 ईस्वी तक, यानी रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी और इनका पुत्र भी था, लेकिन कहे तो अपने भाई से यानी रजिया सुल्तान जो थी वह अपने भाई से अत्यधिक योग्य थी, यानी कहे तो इसके पास बहुत ज्यादा मतलब नॉलेज था, यानी टैलेंट था शासन चलाने का। तो इल्तुतमिश जो थे वह अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी बना दिए थे, लेकिन उस जो दिल्ली पर जो के महल में जो जन थे, यानी कहे तो जो सिपाही होंगे और भी विभिन्न लोगों जो थे क्षेत्र के आसपास के लोग, उन सभी ने ये रजिया सुल्तान को अपने शासक मानने से इनकार कर दिया था, यानी उन लोगों का कहना था कि स्त्री के अधीन हम नहीं रहेंगे। तो रजिया सुल्तान को जब 1236 में शासन यानी उत्तराधिकारी बनाया गया था दिल्ली पर, तो लोगों ने इनको अपना राजा मानने से इनकार कर दिया था। तो इनको 1240 ईस्वी में शासन से यानी अपना उसका जो शासन जो अथी था यानी राजगद्दी था उससे हटा दिया गया था। तो तब जाकर उसके बाद अगला शासन किए थे गयासुद्दीन बलबन, यानी दिल्ली पर शासन किए थे गयासुद्दीन बलबन। तो इसी तरह यानी समाज में लिंग भेद का अंतर बताया गया था। तो आज के वीडियो में हम जाने दिल्ली पर शासन करने वाले शासकों के बारे में, उसके बाद दिल्ली सल्तनत के स्थापना के बारे में, उसके बाद
जो दिल्ली पर जो सुल्तान जो शासन किए थे, इनके बारे में जानकारी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, इसके बारे में, इतिहास शब्द के बारे में जाने, उसके बाद जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में जाने, उसके बाद लिंग भेद के बारे में जाने, उसके बाद लिंग भेद में ही हम जाने रजिया सुल्तान के बारे में। उसके बाद हम अगले वीडियो में जानेंगे दिल्ली, यानी जो दिल्ली सल्तनत था, जब वहां पर शासन होगा तो उसके लिए प्रशासन की भी आवश्यकता थी, यानी दिल्ली सल्तनत पर प्रशासन की भी आवश्यकता थी कर वसूलने के लिए। तो उसमें विभिन्न कर के बारे में जानेंगे, जिसमें हम मुख्यतः जानेंगे जजिया कर के बारे में। तो इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो इसी के साथ इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।